नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे मैसूर विजय को। कल हमने देखा था बंगाल विजय और अन्य महत्वपूर्ण विस्तारवादी नीतियों को जो हम अंग्रेज़ों के द्वारा पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैसूर विजय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, तालीकोटा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके अवशेष पर जितने राज्यों का उदय हुआ उनमें से मैसूर भी एक था। इस पर वोडेयार वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वोडेयार द्वितीय था। क्या नाम था? चिक्का कृष्णराज वोडेयार द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1734 से 1766 तक था। इसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता दो मंत्री भाइयों, जिनका नाम था देवराय तथा नंजराज, के हाथों में केंद्रित था। नंजराज ने 1749 में हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन की शुरुआत का अवसर दिया और 1755 में नंजराज ने हैदर को दिंडीगुल के फौजदार पद पर नियुक्त कर दिया। इस बीच मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में राजनैतिक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। जब यह अनिश्चितता अनियंत्रित हो गई और मराठों के आक्रमण का खतरा बढ़ गया, तब 1758 में हैदर अली ने दिंडीगुल के श्रीरंगपट्टनम आकर हस्तक्षेप किया और नंजराज देवराज की राजनीति से संन्यास लेने को बाध्य कर दिया। 1761 तक मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथ में आ गईं और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य उल्लेखनीय शक्ति के रूप में उदित होता है। दोस्तों, अब जो है हैदर अली के काल में और टीपू सुल्तान के काल में कुछ युद्ध भी लड़े गए अंग्रेज़ों से, तो उन्हीं युद्ध के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो देखिए, पहला युद्ध है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसकी डेट आपको याद रखनी चाहिए। 1768 से 1769 तक ये लड़ा गया था युद्ध। और बंगाल में अपनी सुगम सफलता के पश्चात स्वाभाविक रूप से अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति को लेकर थोड़ा आश्वस्त हो गए और आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिया था। कल हमने पढ़ा था बंगाल विजय के बारे में, किस प्रकार से 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर के युद्ध ने बंगाल को नवाबों के हाथ से छीनकर अंग्रेज़ों के हाथ में पूर्ण शक्ति रूप दे दिया था। एक तो आर्थिक दे दिया था, दूसरा राजनीतिक में भी उनका पूरा हस्तक्षेप शुरू हो चुका था। आगे देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों की आक्रामक नीति का परिणाम था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम 1766 के साथ संधि की और उसे अंग्रेज़ों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मनाया, जिसके बदले में उन्होंने उसकी हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। 1766 में हैदर अली मराठों के आक्रमण का सामना कर रहा था। उसी समय अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निजाम को सामरिक सहायता दी और उसे मैसूर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। हैदर अली को अंग्रेज़ों के इस दुर्भावनापूर्ण रवैये पर बहुत क्रोध आया और उसने अब पहले अंग्रेज़ों को ही पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। पढ़ाने से मतलब है कि उसको पहले उनके क्रोध को शांत करने का फैसला किया। दोस्तों, हैदर अली ने मराठों से संधि करके आगे चलते हैं कि हैदर अली ने मराठों से संधि कर ली और निजाम के साथ ही महफूज खां की सहायता से संधि कर ली। तो इसने मराठों से भी संधि कर ली और महफूज खां से भी संधि कर ली। अब हैदर अली ने अंग्रेज़ों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज़ों ने हैदर अली एवं निजाम को सितंबर 1767 में संगम एवं तिरुवन्नमलई नामक स्थानों पर पराजित कर दिया। अवसरवादी निजाम ने फिर से पाला बदला और फरवरी 1768 में अंग्रेज़ों से संधि कर ली। हैदर अली ने इस धोखे का सही जवाब देते हुए एक बार फिर से अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। उसने मंगलौर में बम्बई से आई प्रशिक्षित अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को बुरी तरह हराया और 1769 में आते आते उसने अंग्रेज़ों को मद्रास तक धकेल दिया। अस्तित्व का संकट देखते हुए अप्रैल 1769 में अंग्रेज़ों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली और इस संधि में अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी थी कि अंग्रेज़ हैदर अली को युद्ध का खर्च एवं जुर्माना देंगे। परंतु यह युद्ध संधि वास्तव में एक विराम संधि ही थी, मतलब युद्ध का हर्जाना उनको नहीं मिला। किनको? हैदर अली को। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है मद्रास की संधि जो है संपन्न हुई थी। दोस्तों, इसी के संपन्न होने के बाद कुछ साल तक शांति बनी रही, लेकिन फिर जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो 1780 से 84 के बीच में चलता है। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया
और मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता अंग्रेज़ों को करनी चाहिए थी, तो परंतु अंग्रेज़ों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उधर मराठा एवं निजाम बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। हैदर अली ने भी अंग्रेज़ों के विश्वासघात को देखते हुए मराठों एवं निजाम के साथ त्रिगुट संधि कर ली। अंग्रेज़ों ने आगे और भी गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करते हुए हैदर अली के राज्य क्षेत्र में स्थित माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर दी। मार्च 1773 में उस पर अधिकार कर लिया। यह स्पष्ट रूप से हैदर अली की प्रभुसत्ता को चुनौती थी। दोस्तों, जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ होता है और हैदर ने अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक के मैदानों में बुरी तरह परास्त किया और अक्टूबर 1780 में आरकाट पर अधिकार कर लिया। एक बार जब अंग्रेज फिर से एक शर्मनाक हार की कगार पर थे, अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने कूटनीतिक चाल चली। उसने निजाम को गुंटूर देकर हैदर अली से अलग कर दिया और सिंधिया भोसले को भी अपने में मिला लिया। 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकुट ने पोर्टोनोवा, पोलीलूर, सालिंगुलूर में अकेले पड़े हैदर अली को कई बार परास्त किया, परंतु हैदर अली ने एक बार फिर अपना उत्साह दिखाया और सितंबर 1782 में आयरकुट को हरा दिया। दोस्तों, 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने उसके बाद युद्ध जारी रखा, परंतु अब ना तो अंग्रेज युद्ध जारी रख पाने की स्थिति में थे, न ही टीपू अंग्रेज़ों को करारी मात देने की स्थिति में था। तो ऐसे में मार्च 1784 में दोनों पक्षों ने मंगलौर की संधि कर ली, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटाने पर सहमति व्यक्त की। तो इसलिए दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कोई ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं निकला और जो है मंगलौर की संधि जो है इसी में संपन्न होती है, किसमें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो याद रखिएगा, पहले में मद्रास की संधि और दूसरे युद्ध में मंगलौर की संधि। अब देखिए दोस्तों, कुछ सालों तक तो शांति बनी रही। 1784 में युद्ध खत्म होता है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद फिर से 1790 में जो है वो युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जो 1790 से 92 तक चलता है। तो यह युद्ध भी अंग्रेज़ों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था और 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। टीपू ने इस संधि के उल्लंघन का रूप में ले लिया और 1779 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया और त्रावणकोर का राजा अंग्रेज़ों का मित्र था और टीपू के इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेज़ों ने मराठों एवं निजाम से संधि कर ली। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेज़ों ने इन दोनों से संधि कर ली। अब आगे देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में अंग्रेज़ों का सेनापति जनरल मीडो था। टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण मीडो को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में फिर दूसरा चरण दिसंबर 1790 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कॉर्नवालिस ने स्वयं किया और मार्च 1791 तक उसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया था। फिर वह टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास भी आ गया, पर वर्षा ऋतु के आ जाने से वह अभियान को जारी नहीं रख सका और उसे मंगलौर की ओर वापस आना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, 1791 की गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी और इस तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आए थे और टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया, पर अंग्रेज़ों को सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेज़ों, मराठों एवं निजाम को देना पड़ा। अंग्रेज़ों को युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने दो बेटों को अंग्रेज़ों के पास बंधक के रूप में भी रखना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले में मद्रास संधि, दूसरे में मंगलौर संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट प्रश्न इसी से बन जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अब आखिरी युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो मार्च 1799 से मई 1799 के बीच में चला और ये आखिरी युद्ध था।
देखिए श्रीरंगपट्टनम संधि की अपमानजनक शर्तें टीपू सुल्तान जैसा स्वाभिमानी शासक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भारतीय राज्यों में से उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी, अस्तु अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए। उसने भारत में तो फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया ही था, नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अरब, कुस्तुतुनिया, अफगानिस्तान एवं मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर उन्हें प्रशिक्षित किया। उधर अंग्रेज़ों ने मराठों एवं निजामों से इस शर्त पर संधि कर ली कि युद्ध से प्राप्त लाभ को तीनों के बीच बराबर बराबर बंटवारा किया जाएगा। और इस बार अंग्रेज़ों के मुख्य सेनापति थे आर्थर वेल्सली, हैरिस और स्टुअर्ट, ये तीन थे इसके मुख्य सेनापति। 2 घमासान युद्धों में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसने श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण ले ली। अंग्रेज़ों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 को उस पर कब्जा कर लिया। टीपू बहादुरी से दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया। तो देखिए दोस्तों 1799 में युद्ध समाप्त हो जाता है और तीसरे युद्ध में कोई संधि नहीं होती है, यह भी आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों हम लोग टीपू सुल्तान का किस प्रकार से आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका कि किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व था। तो देखिए कि टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हैदर अली और फातिमा के घर हुआ था। वह एक सुशिक्षित व्यक्ति था और अरबी, फारसी, कनारिस एवं उर्दू में धारा प्रभाव बोल सकता था। टीपू एक महान योद्धा था और उसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो टीपू एक महान योद्धा था और उसने एक दक्ष सैन्य बल तैयार करने और उसके प्रबंधन पर अत्यधिक ध्यान दिया था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया। यद्यपि उसने अपने सिपाहियों को प्रशिक्षित करने में फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली, तथापि उसने कभी भी उन्हें सेना में दबाव समूह बनाने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, तो भले ही फ्रांसीसी अधिकारियों से मदद तो लेता था लेकिन कभी उसने क्या कहते हैं प्रत्यक्ष भर्ती नहीं की उन लोगों की। आगे देखिए, तो देखिए अब अपने पिता की भांति टीपू ने नौसेना के महत्व को समझा। 1796 में उसने नौकाधिकरण नौसेना बोर्ड गठित किया और 22 जंगी जहाज़ों और 20 बड़े पोतों के बड़े बेड़े की योजना बनाई। उसने मंगलौर, वजीराबाद और मुलीराबाद में 3 गोदियों की स्थापना की। हालांकि उसकी योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी क्योंकि युद्ध में व्यस्त होने के कारण और बहुत सारी अन्य चीज़ों के कारण। टीपू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक था। उसे भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है और उसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई है। उसने मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन भी शुरू किया और टीपू सुल्तान की लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी और वह एक महान राजनयिक था। उसने 1797 में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद की। उसने इस अवसर पर उत्सव के लिए सलामी हेतु 2300 गोले और 500 रॉकेट का आदेश दिया। टीपू स्वयं इस क्लब का सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने की अनुमति दी थी। क्या कहने की अनुमति दी थी? तो नागरिक टीपू कहने की अनुमति दी थी। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण भी किया। और देखिए दोस्तों और क्या बात है कि कुछ इतिहासकारों ने टीपू को एक कट्टर राजा के रूप में दर्शाया है। यह औपनिवेशिक इतिहासकारों का मुख्य विचार था। सुलभ सुल्तान का यह आकलन पूरी तरह सही नहीं है। यह सत्य है कि उसने हिंदू कुर्ग और नायरों का दमन किया, लेकिन उसने मुस्लिम मोपलाओं द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए उन्हें दंडित भी किया। यद्यपि केरल में महलों को विजित करने के लिए उसने मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन टीपू को अपने क्षेत्र में हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं देवी शारदा की मूर्ति स्थापित करने के लिए धन प्रदान किया था। देखिए दोस्तों इस मूर्ति को 1791 में मराठा आक्रमण में क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस कारण से देवी शारदा की मूर्ति को पुनः स्थापित और उस मंदिर को जो खराब मतलब टूट गई थी उसको दोबारा बनाने का काम जो है टीपू सुल्तान ने किया था। ये आगे देखिए कि यह आवश्यक नहीं है कि अतीत के व्यक्तियों का आकलन हम धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आधुनिक पैमाने के साथ किया जाए। टीपू ने पालकी के इस्तेमाल को बंद किया और उसे केवल महिलाओं एवं विकलांग लोगों के लिए सही समझा। उसको सामंतवाद के समय पूंजीवाद विकास के प्रारंभ का भी श्रेय माना गया है। टीपू बहुविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था। तो ये कुछ बातें हमने जानी टीपू सुल्तान के बारे में। अब देखिए कि दोस्तों टीपू सुल्तान के बाद क्या होता है मैसूर के साथ। तो देखिए कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर के इस्लामिक राज्य का अंत कर दिया और टीपू के परिवार के सदस्यों को पेंशन
याफ्ता बनाकर वेल्लोर भेज दिया था। मैसूर को अंग्रेज़ों तथा निजाम ने आपस में बांट लिया और अंग्रेज़ों को कोयम्बटूर, कनारा और श्रीरंगपट्टनम के कुछ भाग प्राप्त हुए। निजाम को गूटी, गुर्रंकोंडा और चित्तलदुर्ग के कुछ भाग प्राप्त हुए। मराठों के लिए सूदा और हारपोनेली का प्रस्ताव रखा गया, परंतु उनकी अस्वीकृति के बाद इन जिलों को भी अंग्रेज़ों और निजामों ने आपस में बांट लिया। मैसूर राज्य के शेष भाग को हिंदू राजकुमार कृष्ण राव के अधीन कर दिया गया और उसके साथ सहायक संधि कर ली गई। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए ही वेल्जली को मार्क्सविक्स की उपाधि मिली और इस युद्ध के बाद मैसूर पर फ्रांसीसी प्रभाव का भी अंत हो चुका था। अब देखिए दोस्तों, सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष अब शुरू होगा, मराठाओं के साथ युद्ध। देखिए दोस्तों, कितनी चतुराई से अंग्रेज पहले क्या कहते हैं, मराठों से, निजाम से संधि करके टीपू सुल्तान को हराते हैं। टीपू सुल्तान ख़त्म हो गया तो अब वो मराठों से युद्ध करते हैं। मराठों को भी समाप्त करके बाद में वो निजाम को भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन निजाम से कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता, जिसके बारे में इतिहास में उल्लेख भी नहीं है। आगे देखिए, सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष। तो देखिए, मराठा शक्ति का उदय। तो एक छोटे भूमिया स्तर से उठकर बड़े शासक के स्तर तक पहुंचने वाली मराठा शक्ति ने दक्कनी राजनीति को एक नया आयाम दिया। इससे न केवल मुगल दक्कन संबंध प्रभावित हुए, अपितु मुगलों की राजधानी भी प्रभावित हुई। गौरतलब है कि अंग्रेजी कंपनी के भारत में क्षेत्रीय विस्तार में भी मराठा शक्ति एक निर्णायक तत्व बनी रही। अन्य दक्षिणी राज्यों में सैनिक एवं असैनिक पदों पर कार्य करने वाले मराठों ने मराठा प्रशासन और सैन्य संगठन की भी प्रस्तुति की। 18वीं शताब्दी के मध्य तक वे लाहौर तक जा पहुँचे और उत्तर भारत साम्राज्य का स्वप्न देखने लगे। मुगल दरबार में उन्होंने किंग मेकर की भूमिका भी निभाई, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठा अहमद शाह अब्दाली के हाथों परास्त हुए, जिसने हालांकि सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर भी वे पुनः संगठित हुए, अपनी शक्ति पुनर्जित की और एक दशक के भीतर भारत में एक शक्ति के रूप में सामने आए। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 सभी पेशवाओं के सबसे महान शासक था, जिसने तेजी से फैलती मराठा शक्ति को व्यवस्थित करने और कुछ हद तक सेनापति दाभोली के नेतृत्व में मराठाओं के क्षत्रिय वर्ग, जिस पेशवा ब्राह्मण थे, ठीक है, तो मराठों के क्षत्रिय वर्ग को संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण मराठा सरदारों का संघ शुरू किया। मराठा परिवार जो मुख्य तौर पर उदित हुए थे, उनमें कुछ प्रमुख नाम हैं, क्योंकि 5 भागों में टूट चुके थे। पहला है बड़ौदा के गायकवाड़, दूसरा नागपुर के भोसले, तीसरा इंदौर के होलकर और चौथा ग्वालियर के सिंधिया तथा पूना के पेशवा। तो बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रथम के अंतर्गत राज्य संघ ने सौहार्दपूर्ण काम किया, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ने सब कुछ बदल दिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है इतना भयावह था कि उसने क्या कहते हैं, मराठों की शक्ति को काफ़ी कम कर दिया था, काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। आगे देखिए, पानीपत की हार और 1772 में युवा पेशवा माधवराव प्रथम ने राज्य संघ और संघ पर पेशवाओं के नियंत्रण को कमज़ोर कर दिया। यद्यपि किसी अवसर पर राज्य संघ के मुखिया एकत्रित होते थे, जैसा कि ब्रिटिश शासकों 1775 से 82 के विरुद्ध, अन्यथा वे प्रायः आपस में ही लड़ते रहते थे और आपस में लड़ने के कारण उनकी शक्ति कम हो चुकी थी। आगे देखिए, मराठा राजनीति में अंग्रेज़ों का प्रवेश कब होता है। तो देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के लगभग 50 वर्षों में अंग्रेज़ों और मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार मुठभेड़ मतलब युद्ध हुए, जिसमें अंग्रेज़ अंतिम रूप से विजयी होकर उदित होते हैं। अंग्रेज़ों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और मराठों के विभाजित घराने इन युद्धों एवं संघर्षों के कारण थे और इस प्रकार उत्तरकालीन मुगल शासकों की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर मराठों ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर दिल्ली पर पकड़ बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। इधर अंग्रेज भी सर्वोच्चता शक्ति के रूप में उभरना चाहते थे, जिससे दोनों शक्तियों में टकराव की स्थिति बनी और जिसने दोनों के मध्य 3 युद्ध को जन्म दिया था। तो उसमें से जो प्रथम युद्ध है हम उसको पढ़ेंगे अब। तो प्रथम युद्ध था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ था। चलिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों को मराठों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर तब मिला जब मराठा संघ
के प्रमुख पेशवा पद के लिए मराठों में मतभेद हुआ। 1772 में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहता था, के षड्यंत्रों का शिकार बन गया। नारायण राव की मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव पेशवा बना, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद के उसके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरणोपरांत उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, सूरत की संधि क्या है। तो देखिए, पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 कर ली, ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन जाए। संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सालसेट एवं बेसिन का क्षेत्र सूरत एवं बहराइच जिलों से राजस्व के हिस्से के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया था। बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिक की टुकड़ी सौंपी और 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पत्तन की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन किया। अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया स्वरूप पुणे में सेना भेजी और मराठों और अंग्रेजी सेना का पुणे में आमना सामना हुआ। मराठाओं का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया और इसमें मराठों ने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई और अंग्रेजों ने जनवरी 1779 में आत्मसमर्पण करके वडगांव की संधि की थी। किसकी संधि? वडगांव की संधि की, जिसमें बॉम्बे सरकार को अंग्रेजों द्वारा 775 से हासिल किए गए सभी क्षेत्र को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। दोस्तों, बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को रद्द कर दिया और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। गोडार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद पर और दिसंबर 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लिया और फरवरी 1781 में जनरल केमे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को पराजित कर दिया। अब देखिए दोस्तों, सिंधिया पराजित हो गए तो अब जो है सालबाई की संधि स्थापित हुई 1782 में। तो पराजय के पश्चात सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की, जो युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करे और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करे। मई 1782 में इस संधि को सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी जून 1782 में हेस्टिंग्स द्वारा और फरवरी 1783 में फडणवीस द्वारा पुष्टि की गई। इस संधि ने सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही। इस प्रकार युद्ध का अंत हो गया। अब देखिए दोस्तों, संधि का क्या महत्व हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों को इस संधि से हैदर अली को अलग थलग करने और सालसेट को हासिल करने में सफलता मिली। इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई। यद्यपि कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई, परंतु उसे भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इससे कंपनी को केवल मैसूर के मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और दूसरी ओर कंपनी को मराठों की शक्ति का भी पता चल गया और आगामी 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति कायम रही। आप देखेंगे दोस्तों, शांति कायम तो रही 20 वर्षों तक, लेकिन युद्ध दोबारा हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1803 से 5 2 साल चला था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लॉर्ड वेल्लेस्ली के प्रयासों के कारण हुआ था। तो भारत में 1798 में गवर्नर जनरल के रूप में आए वेल्लेस्ली का विश्वास था कि फ्रांसीसियों द्वारा प्रदत्त हानियों से तभी उभरा जा सकता है यदि समस्त भारत को सैनिक सहायता के लिए अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया जाए। ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसने कुख्यात सहायक संधि तैयार की, लेकिन शुरू में मराठाओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि मराठा राजनीति के वरिष्ठ रणनीतिकार नाना फडणवीस की मार्च 1800 में मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के साथ वेल्लेस्ली के प्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रतिरोध भी समाप्त हो गया। नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़ा करवाए, परंतु यह स्वयं उनका शिकार बन गया। दौलत राव सिंधिया तथा जसवंत राव होलकर दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इसमें सिंधिया सफल रहा तथा बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंत होलकर के भाई विट्ठूजी की हत्या कर दी और होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसिन में शरण ली और 1802 में अंग्रेजों से एक संधि की, जिसे बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से? बेसिन की संधि के नाम से। दोस्तों इसके पश्चात तात्कालिक गवर्नर जनरल वेल्जली ने 1803 में होलकर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराया और पेशवा को पुनः उसका राज्य वापस सौंप दिया। 1804 में जसवंत राव होलकर ने भारतीय राजाओं की संयुक्त सेनाओं के साथ अंग्रेजों को युद्ध में परास्त करने का एक और प्रयास किया, किंतु यह प्रयास भी विफल रहा और दूसरे युद्ध में यद्यपि मराठा शक्ति समाप्त तो नहीं हुई परंतु निर्बल अवश्य हो चुकी थी। अब देखिए दोस्तों बेसिन की संधि के क्या शर्तें थी उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बेसिन की संधि, इस संधि की निम्न शर्तें थी। देखिए पहला, अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेजी पैदल सैनिकों को पूना में रखना स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, पेशवा ने कंपनी को दे दिए। तीसरा है, कंपनी को सूरत नगर दे दिया गया। आगे देखिए, चौथा है कि अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिए। पांचवा, निजाम से चौथ प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन भी दिया। आगे देखिए छठा, अंग्रेज विरोधी अन्य यूरोपीय लोगों को अपनी सेना से निवृत्त करना स्वीकार किया गया। सातवां है कि निजाम तथा गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली गई। अब देखिए दोस्तों बेसिन की संधि का महत्व क्या था। ठीक है, बेसिन की संधि का महत्व, तो निसंदेह पेशवा द्वारा स्वीकार की गई इस संधि से जिन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता क्षीण कर ली, अंग्रेजों को होने वाले लाभ अत्यधिक थे। अब वे पूना में सर्वोच्चता की स्थिति में बन बैठे थे और पेशवा मराठा परिसंघ का मुखिया अंग्रेजों पर निर्भर हो गया और अन्य मराठा सरदारों ने भी इस पद की गरिमा में ह्रास किया। यह सब अंग्रेजों ने इस संधि के माध्यम से बिना किसी बड़े एवं लंबे युद्ध के हासिल किया। कंपनी की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि वह प्रत्येक उस मामले में मध्यस्थ बन गई जिसमें भविष्य में पेशवा के संलग्न होने की संभावना थी। इसके साथ वेल्जली का एक उद्देश्य पूर्ण हो गया कि मराठाओं ने निजाम को परेशान करना बंद कर दिया जो कंपनी के संरक्षण में था। यह सत्य है कि बेसिन की संधि ने कंपनी को भारत थाली में सजाकर नहीं दिया, तथापि इस दिशा में यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। दोस्तों अब इसके बाद जो युद्ध होता है वह आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो 1817 से 19 के बीच में होता है। आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर आरंभ हुआ। 1805 के पश्चात जो शांति के वर्षों मराठा को मिले थे उनका प्रयोग उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए न कर आपसी कलह में खो दिए थे। हेस्टिंग्स के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतएव दोनों दल आमने सामने आ गए और इस अभियान के दौरान हेस्टिंग्स ने पेशवा, सिंधिया तथा भोसले को अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य किया। विवश होकर मराठों ने अंग्रेजों से मुक्ति के लिए अंतिम प्रयत्न किया और दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहेब तथा मल्हार राव होलकर द्वितीय ने युद्ध की घोषणा कर दी, किंतु अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी, भोसले को सीताबड़ी तथा होलकर को महिदपुर नामक स्थान पर परास्त किया और इसके साथ ही अंग्रेजों की शक्ति नष्ट करने के मराठा के सपने भी चूर चूर हो चुके थे। मराठों के तृतीय और अंतिम युद्ध से मराठा शक्ति मृतप्राय हो गई थी और बाजीराव द्वितीय का पूना का प्रदेश कंपनी में विलय कर दिया गया और अन्य मराठा राज्य सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ की राजनीति और सैनिक शक्ति में कटौती करके उन्हें अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और वस्तुतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में वे सभी भारतीय शक्तियाँ जो मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर खड़ी हुई थीं और अपनी सत्ता और शक्ति स्थापित करने के प्रयास में लगी थीं, अंग्रेजों द्वारा पराजित हुई और अंग्रेज भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरे थे। तो देखिए दोस्तों, जो अवशेषों पर खड़े हुए थे मुगल साम्राज्य के, वो धीरे धीरे सभी साम्राज्य नष्ट हो गए और भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में अंग्रेज निखर कर आते हैं। अगला देखिए, मराठा शक्ति की पराजय के कौन कौन से कारण थे। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की स्थापना की थी और बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव आदि पेशवाओं ने जिसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, वह मराठा शक्ति 2 शताब्दियों तक भी कायम नहीं रह सकी और पेशवाओं ने जब मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था उस समय मुगल पतन की ओर अग्रसर थे और भारत की कोई भी अन्य शक्ति मराठों के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आ रही थी। अचानक अंग्रेजों ने भारत में विस्तारवादी नीति अपनाई और उनकी इस नीति का शिकार मराठा शक्ति भी बनी। मराठों का अपकर्ष अनेक कारणों से हुआ और कुछ आंतरिक थे तो कुछ बाह्य कारण थे। आगे देखिए कि
कौन कौन से इसमें कारण भी थे देखिए इसमें, और कौन कौन से मतलब हम पढ़ रहे थे ना मराठों के कारण। तो उसमें देखिए पहला है परस्पर विश्वास का अभाव एवं महत्वाकांक्षा। मराठा राज्य भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, परंतु कालांतर में उसमें पारस्परिक अविश्वास तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना घर कर गई, जिसके कारण उनके कई राज्यों में विभाजन हो गया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य कई स्वतंत्र राज्यों का एक संघ बन गया और संघ की जितनी भी इकाइयाँ थीं उन सभी के क्षेत्र और अधिकार अलग अलग थे। मराठों के सरदार पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले आदि बहुधा आपस में लड़ते झगड़ते थे और उनमें एकता का सर्वथा अभाव था। फलतः मराठा संघ अत्यंत शिथिल और कमज़ोर हो गया था। अब देखिए दोस्तों, दोषपूर्ण आर्थिक संगठन भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। मराठा शक्ति के आर्थिक संगठन के दोषपूर्ण होने के कारण भी मराठों का पतन अवश्य संभावी था। कुछ ही ठोस अर्थनीति के अभाव में आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना कठिन होता है और अर्थ के अभाव में किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक उत्थान और विकास संभव नहीं है। मराठों की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि महाराष्ट्र की बंजर भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी और न ही वहाँ व्यापार चल सकता था, जिससे मराठों को चौथ पर निर्भर रहना पड़ता था। यही कारण है कि पड़ोसी राज्य उनसे सदा प्रसन्न रहते थे और संकट के समय मराठों की सहायता करने से मुकर जाते थे। इसे दोस्तों हमेशा अपने पड़ोसियों को मिला कर रखना चाहिए। आगे देखिए, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण नहीं था बल्कि विकेंद्रीकरण, मतलब कई भागों में बटे हुए थे। देखिए, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठों में जागीर की प्रथा फिर से आरंभ कर दी गई थी, जिससे प्राप्त करने के लिए मराठा सरदार निरंतर संघर्ष करते रहते थे। दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अहिल्याबाई, तुकोजी, माधवजी, नाना फडणवीस जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु के पश्चात उनकी जगह पेशवा द्वितीय बाजीराव, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर आदि स्वार्थी तथा दूरदर्शी तत्वों ने ली और इन सब के मध्य पारस्परिक कलह तथा आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण मराठा साम्राज्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई। विकेंद्रीकरण मतलब कि सब अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे, किसी एक के हाथ में पूरी शक्ति नहीं थी। आगे देखिए दोस्तों, आर्थिक विषमता भी एक कारण है। मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे कभी आर्थिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, बल्कि आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर भी लूटपाट किया करते थे। ऐसी सरकार न तो जनता से सहानुभूति प्राप्त कर सकती थी और न ही सहयोग। ऐसी व्यवस्था में मराठों का पतन अनिवार्य था। मराठों का आर्थिक प्रबंध भी सुव्यवस्थित नहीं था। वे न तो आर्थिक होने का सुदृढ़ बना पाए थे और न ही शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुए थे। उन्होंने प्रजा को शिक्षित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और प्रजा की सुख सुविधाओं का उन्हें कभी ख्याल नहीं रहा। दोस्तों, कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था, उग्र राष्ट्रीयता का अभाव और आत्मनिर्भरता का अभाव। पहले पढ़ेंगे दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो मराठों का सैन्य संगठन भी दोषपूर्ण था। एक तो उन्होंने अपनी प्राचीन सैनिक प्रणाली तथा छापामार रणनीति को त्याग दिया तथा दूसरी ओर यूरोपीय आधार पर वैज्ञानिक संगठन बनाने में भी वे पूर्णतया असमर्थ थे। यद्यपि कई मराठा सरदारों ने यूरोपीय रणनीति में पारंगत कई यूरोपीय विशेषकर फ्रांसीसी अफसरों को अपने यहाँ नियुक्त कर पाश्चात्य युद्ध प्रणाली में स्वयं को दक्ष कर लिया था, तथापि उनका यह संगठन अंग्रेजों की अपेक्षा सदैव निम्न कोटि का बना रहा। अब देखिए दोस्तों, आगे है उग्र राष्ट्रीयता का अभाव। मराठों में आपसी वैमन्य, कलह और ईर्ष्या द्वेष के कारण एकता का सर्वथा अभाव था, जिससे उनमें उग्र राष्ट्रीयता का अभाव व्याप्त हो गया। दूसरी ओर अंग्रेजों में एकता थी, उच्च कोटि की सैनिक शक्ति तथा उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी। दोस्तों, इसके बाद है आत्मनिर्भरता का अभाव। मराठा सरदार साधारणतया अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहते थे और इसी आत्मनिर्भरता की कमी के कारण मुट्ठी भर अंग्रेजों के साथ मराठों को पराजित होना पड़ता था और वे मुख्यतः फ्रांसीसियों पर सर्वाधिक विश्वास करते थे, परंतु कभी भी मौके पर फ्रांसीसियों ने उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की। अब देखिए, सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव था। मराठा साम्राज्य में सुदृढ़ और सुव्यवस्थित शासन का अभाव भी इनके पतन का एक मुख्य कारण था। मराठों ने अपने विजित क्षेत्रों के प्रशासन पर कभी ध्यान नहीं दिया और जनसाधारण की खुशी, सुरक्षा और प्रगति के लिए भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। इसके विपरीत अपनी आय का प्रमुख साधन लूटमार, चौथ और सरदेशमुखी को बना रखा था। अवसर पाते ही वे अपने पड़ोसियों और अन्य सरदारों के राज्यों में लूटमार करते रहते थे और इस प्रकार वे न तो विदित प्रदेशों में शांति व्यवस्था स्थापित कर पाते थे और न ही जनता की सहानुभूति प्राप्त कर पाते थे। अब देखिए दोस्तों, योग्य नेतृत्व का भी अभाव था। नेतृत्वकर्ता भी जरूरी होता है युद्ध में।
किसी भी साम्राज्य की शक्ति को विस्तार करने और स्थापित लाने के योग्य नेतृत्व का होना नितांत आवश्यक है और दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई, पेशवा माधवराव तुकोजी होलकर जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु हो गई और उसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर जैसे अदूरदर्शी, अयोग्य और स्वार्थी नेता मराठों के सरदार बने और ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते रहे। ऐसा ही इन्होंने कभी संगठित होकर अंग्रेज़ों से टक्कर नहीं ली और इस प्रकार एक ओर मराठों के ऐसे अयोग्य नेता थे तो दूसरी ओर अंग्रेज़ों को मालकम, आर्थर वेलेस्ली, जनरल लेक और लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे योग्य व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त था जिनके सामने स्वार्थी मराठों सरदारों का टिक पाना असंभव था। अब देखिए आगे कि अंग्रेजी शक्ति का श्रेष्ठता और सुगठित गुप्तचर व्यवस्था ये भी एक प्रमुख कारण थी जिसमें कि अंग्रेज़ों को सफलता मिली। अंग्रेज़ मराठों से कूटनीतिक, सैन्य शक्ति और राजनीतिक चालों से श्रेष्ठ थे। अंग्रेज़ मराठों से कूटनीति की दृष्टि से बहुत आगे थे। कंपनी के गुप्तचर मराठा सैनिक शक्ति, मराठों के घरेलू कलह और आपसी संबंधों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा देते थे और इसके विपरीत मराठे अंग्रेज़ों की गतिविधियों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते थे। ऐसी स्थिति में मराठों की पराजय लगभग निश्चित थी। अब देखिए दोस्तों, असहयोग भी इसका एक मुख्य कारण है। मराठा पेशवाओं ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में अनेक दोषपूर्ण नीतियां अपनाई और जिसके कारण उन्हें अन्य भारतीय राजाओं तथा जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए मराठा सरदार शासकों की आज्ञा पर पड़ोसी राज्यों में लूट और कोहराम मचा देते थे और अपने अभियान के समय में इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रखते थे कि ये हमारे पड़ोसी हैं और विषम परिस्थितियों में हमें सक्रिय सहयोग दे सकते थे। मराठों ने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से दुख पहुंचाया, इसलिए जब जब उन पर संकट आया तब तक किसी भी पड़ोसी ने उन्हें सहयोग नहीं दिया और यही कारण था कि ये 1761 में भी युद्ध हार गए थे। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जब नादिर शाह के आक्रमणों से बचने के लिए बाजीराव प्रथम ने एक संयुक्त मोर्चा गठित करने की कोशिश की तो उस सफलता नहीं मिली। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों का विनाश करना शुरू किया तो कोई भी शक्ति उनके बचाव के लिए आगे नहीं आई और मराठों ने मैसूर के शासक तथा हैदराबाद के निजाम को अपना शत्रु समझा। यदि इन दोनों राज्यों को अपना मित्र बनाकर मराठा अंग्रेज़ों से मुकाबला करते तो वे ना तो शक्ति को ज़्यादा सुदृढ़ कर पाते वे अपनी शक्ति को ज़्यादा सुदृढ़ कर पाते और मराठा साम्राज्य का पतन नहीं हो पाता। राजपूत राज्यों के साथ मराठा शासक हमेशा कठोर व्यवहार करते थे और उनकी जनता को हमेशा लूटते घसोटते थे, इसलिए राजपूतों ने उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। अब देखिए दोस्तों, उच्च आदर्श का अभाव था। मराठे राष्ट्रीय भावना से तो प्रेरित थे पर उनमें उच्च विचारों, बंधुत्व, सहयोग और उच्च आदर्शों का सर्वथा अभाव था। उन्होंने कभी भी संपूर्ण भारतीयों को बंधुता की भावना से नहीं देखा। हिंदू हो या मुसलमान, सभी को दबाने की प्रवृत्ति मराठों की एक बड़ी कमजोरी थी। मराठों ने साम्राज्यवाद की ऐसी नीति अपना ली थी जिसमें केवल विस्तार ही दिखता था। उनमें साम्राज्य के लिए व्यवस्थित आर्थिक एवं प्रशासनिक तंत्र का सर्वथा अभाव था। मराठा शासकों ने न तो खुद को अपना आदर्श निर्धारित किया और न ही अपनी जनता के समक्ष आदर्श रखे। दोस्तों, मराठा शासकों और सरदारों को लूट खसोट से भी कभी फुर्सत नहीं मिली और इसलिए उनके सामने कोई आदर्श नहीं होता था। मराठा साम्राज्य उसी पतनशील समाज का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य, मुगलों की भांति ही मराठे भी राजस्व वसूली तक ही सीमित रहे और नवीन अर्थव्यवस्था के निर्माण पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सेना नायकों के पारस्परिक मतभेद और एक दूसरे की संपत्तियों की अवहेलना, उनकी अलग योजनाएं, अपनी दोषपूर्ण नीतियों से सहयोगियों की संख्या में कमी लाना, परवर्ती युद्ध और सैन्य नीति ने मराठों के पतन में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, यहाँ से जो है आपका मराठा विजय जो है समाप्त होता है और इसमें आपने कई कारण पढ़े कि क्या कारण थे जिससे कि मराठे हार गए थे। ये आपकी मेंस राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे सिंध विजय पर। इसके पीछे क्या कारण था, अंग्रेज़ों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेज़ों ने सिंध में रुचि लेना शुरू कर दिया, जहां उन्हें 1630 में मुगल शासक द्वारा जारी फरमान के अंतर्गत कुछ व्यापारिक सुविधा संबंधी प्राधिकार प्राप्त थे। फरमान ने अंग्रेज़ों को सिंध के पत्तनों में ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किए जिन्हें वे कहीं और भी प्रयोग कर सकते थे। आगे देखिए दोस्तों,
अब देखिए कि पढ़ेंगे कि तालपुर अमीरों का उदय कहाँ पे और किस प्रकार से इनका उदय होता है। 18वीं शताब्दी में तालपुर के अमीरों के शासन से पूर्व सिंध पर कालोरा के सरदारों का शासन था। 1758 में कालोरा के राजकुमार गुलाम शाह द्वारा प्रदत्त परवाना के कारण ठट्ठा में एक अंग्रेजी फैक्ट्री का निर्माण किया गया और 1761 में गुलाम शाह ने अपने दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट के आने पर न केवल पूर्व की संधि की पुष्टि की अपितु वहां पर व्यापार कर रहे अन्य यूरोपियों को बाहर कर दिया। इसका लाभ अंग्रेजों द्वारा 1775 तक उठाया गया, जब शासक सरफराज खान ने अंग्रेजों की फैक्ट्री बंद कराने को कहा था। आगे अब देखेंगे कि 1770 के दशक में बलूच जाति, जिसे तालपुरा कहा गया, पहाड़ों पर से उतरकर सिंध के मैदानी क्षेत्र में बस गई। वे उत्कृष्ट सिपाही होने के साथ साथ प्रतिकूल जीवन दशाओं से भी अभ्यस्त थे। उन्होंने जल्द ही नवीन क्षेत्र में प्रभाव एवं शक्ति हासिल कर ली और 1783 में तालपुर जनजाति ने मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में सिंध पर पूर्ण अधिकार जमा लिया और कलोरा के राजकुमार को देश निकाला दे दिया। तत्कालीन दुर्रानी राजतंत्र ने मीर फतेह खान के अधिकार की पुष्टि की और आदेश दिया कि मीर फतेह खान अपने भाइयों, जिसमें कि मीर बंधु, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 4 यार के नाम से जाना जाता था, तो मीर फतेह खान अपने भाइयों के साथ देश को चलाए। और जब 1800 ईस्वी में मीर फतेह की मृत्यु हुई तो 4 यार ने आपस में राज्य को बांट लिया और स्वयं को अमीर या सिंध के लॉर्ड कहा था। इन अमीरों ने अपने प्रभुत्वाधीन क्षेत्र को सभी दिशाओं में बढ़ाया और उन्होंने अमरकोट के राजा से जोधपुर, लूज और मुखिया से कराची और अफगानों से शैकरपुर तथा बक्कर को विजित कर लिया था। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे कि सिंध पर क्रमिक प्रभुत्व, किस प्रकार से धीरे धीरे क्रम के रूप में इन पर प्रभुत्व जमा सिंध पर। अब देखिए कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक साझा विचार था कि नेपोलियन टीपू सुल्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रहा है और 1799 में सिंध के साथ वाणिज्यिक संबंधों को सुधारने के साथ लॉर्ड वेल्जली के प्रयासों के पीछे का छुपा हुआ उद्देश्य फ्रांसीसियों, टीपू सुल्तान एवं काबुल के राजा शाह जमान के बीच संधि का सामना करना था। फतेह अली खान के साथ बातचीत को जारी रखा गया और टीपू सुल्तान के प्रभावाधीन और स्थानीय व्यापारियों की ईर्ष्या के कारण हैदराबाद, जो सिंध वाला एरिया, हैदराबाद सिंध की ब्रिटिश विरोधी दल की मदद से अमीर ने अक्टूबर 1800 में अंग्रेज एजेंट को 10 दिनों के भीतर सिंध छोड़ने का आदेश दिया। ब्रिटिश एजेंट, जो कि उसमें क्रो था, उसने सिंध को छोड़ दिया और अब कंपनी ने चुपचाप अपमान का सहन कर लिया था। अब देखिए कि दोस्तों आगे क्या होता है कि शाश्वत मित्रता की संधि होती है। तो जून 1807 में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम के साथ तिलसित की संधि में नेपोलियन बोनापार्ट शामिल हुए और इस संधि की एक शर्त थी कि सड़क या भूमार्ग से भारत में संयुक्त हमला करना। और जब अंग्रेज ब्रिटिश भारत और रूस के बीच बाधा उत्पन्न करना चाहते थे, इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के नेतृत्व में संधि को आगे बढ़ाने के लिए 3 प्रतिमंडलों को भेजा। इसके अनुरूप मेटकाफ को लाहौर, एल्फिंस्टन को काबुल और मेलकाम को तेहरान भेजा गया। निकोलस स्मिथ ने सिंध का दौरा किया, जो सुरक्षा एवं सामरिक प्रबंधन करने के लिए अमीरों से मिला और बातचीत के पश्चात अमीर अंग्रेजों के साथ संधि करने पे सहमत हुए। शाश्वत मित्रता की संधि करने के पश्चात दोनों पक्ष सिंध से फ्रांसीसियों को बाहर करने और एक दूसरे के दरबार में एजेंट भेजने पर सहमत हुए। आगे देखिए, फ्रांसीसियों को बाहर करने और एक दूसरे के दरबार में एजेंट रखने पर सहमत हुए और 1818 में मराठा राज संघ की अंतिम हार के पश्चात कराची की तरफ से कुछ सीमा विवादों का समाधान करने और अमीरकियों को बाहर करने के लिए वर्ष 1820 में संधि में एक अनुच्छेद जोड़कर इसे नवीनीकृत किया गया। दोस्तों 1832 की संधि संपन्न होती है। तो 1832 में विलियम बेंटिंक ने अमीरों के साथ एक संधि हस्ताक्षरित करने के लिए कर्नल पोटिंगर को सिंध भेजा। संधि के प्रावधान इस प्रकार थे कि अंग्रेज व्यापारियों एवं यात्रियों को सिंध से गुजरने की निःशुल्क अनुमति होगी और व्यापार के लिए सिंध का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए कि कोई भी अंग्रेज व्यापारी सिंध में नहीं बसेगा और यात्रियों के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा। तीसरा देखिए, प्रशुल्क प्रशुल्क दरें अमीरों द्वारा परिवर्तित की जा सकेंगी और किसी प्रकार के सैन्य अधिमारों या टोल की मांग नहीं की जाएगी। चौथा है कि कच्छ के लुटेरों को नियंत्रित करने के लिए अमीर जोधपुर के राजा के साथ मिलकर कार्य करेंगे और पुरानी संधियों की पुष्टि की गई और सभी पक्ष एक दूसरे से ईर्ष्या
नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे की बात हम पढ़ेंगे कहानियों में इसी में कि लॉर्ड ऑकलैंड और सिंध में क्या होता है। देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड जो 1836 में गवर्नर जनरल बना, उसने भारत को रूस के आक्रमण से बचाने और अफगान पर प्रतिक्रियाबद्ध प्रभाव हासिल करने के परिप्रेक्ष्य से सिंध की ओर देखा। इस संदर्भ में पंजाब में रणजीत सिंह इस दबाव या बल का प्रतिकार करने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन अमीर ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं थे। संधि ने अमीरों को इस शर्त पर सुरक्षा प्रदान की कि वे कंपनी की सेना राजधानी में अमीरों के खर्चे पर रखी जाएगी या वैकल्पिक रूप से अंग्रेज़ों को बदले में उचित रियायत दी जाएगी। अमीरों ने प्रारंभिक तौर पर मना कर दिया, लेकिन बाद में 1838 में अनिच्छुक रूप से संधि करने की सहमत हुए, जब उन्हें इस बात का संकेत दिया गया कि दूसरी ओर से रणजीत सिंह इस प्रकार की मदद ले सकते हैं। आगे देखिए, अब संधि ने अंग्रेज़ों को अमीर एवं सिखों के बीच विवादों में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान की और ब्रिटिश रेजिडेंट की उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया, जो अंग्रेज़ सैन्य टुकड़ी से सुसज्जित कहीं भी जा सकता था। इस प्रकार सिंध 1838 में ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया था। अब देखिए दोस्तों, 1838 में त्रिपक्षीय संधि संपन्न होती है और अफगान समस्या को संबोधित करने के लिए कंपनी ने फिर से छल कपट का सहारा लिया और प्रथम उसने जून 1838 में राजा रणजीत सिंह को त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया कि वे अपने एवं अमीरों के मध्य विवादों में अंग्रेज़ों को मध्यस्थता करने पर सहमत हों, और तब शासक शाह शुजा को सिंध पर अपने प्रभुसत्तात्मक अधिकारों को छोड़ने के लिए राजी किया। अब सिंधु ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। सहायक संधि को स्वीकार 1839 में कर लिया और कंपनी ने अमीरों को उन्हें धन देने के लिए मनाया तथा बाध्य किया और 1832 की संधि के उस अनुच्छेद के उन्मूलन के लिए भी सहमत किया जो स्थल मार्ग या जल मार्ग द्वारा सिंध में अंग्रेज सैनिकों के आवागमन का निषेध करता था। बीएल ग्रोवर लिखते हैं कि महाशक्तियों के भय से अमीरों ने फरवरी 1839 को संधि स्वीकार की, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सहायक बल को शिकारपुर और बक्कर में जगह दी गई और सिंध के अमीरों द्वारा कंपनी की सेना के प्रबंधन हेतु वार्षिक तौर पर 3 लाख रुपए अदा किए जाते थे। इसके अतिरिक्त अमीरों की कंपनी के संज्ञान में लाए बिना विदेशी राज्यों के साथ किसी प्रकार के समझौते करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अंग्रेज़ों को कंपनी के सैनिक आपूर्ति हेतु अमीरों द्वारा कराची में भंडारण कक्ष प्रदान किया गया। अब देखिए दोस्तों, सिंध का जो है आत्मसमर्पण कर देता है। वो सिंध जो है एक राज्य है, तो उसका आत्मसमर्पण किया गया। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 जिसे सिंध की भूमि पर लड़ा गया, उसको सिंध के अमीरों ने कभी भी पसंद नहीं किया, न ही उनके क्षेत्र में अंग्रेजी सेनाओं की मौजूदगी को पसंद करते थे। हालांकि संधि के अंतर्गत उन्हें अंग्रेज़ों के प्रत्येक कार्य के लिए भुगतान करने को कहा गया और उन्हें उनकी सेवाओं के लिए न तो पुरस्कृत किया गया और न ही प्रशंसा की गई, जिसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनमें द्वेष एवं अलगाव की भावना का संचार किया और अमीर अंग्रेज़ों और एलनबर्ग के विरुद्ध षड्यंत्रकारी एवं धोखेबाज की गतिविधियों में लिप्त हो गए और नवीन संधि करने के लिए आउटरम को सिंध भेजा गया। इस संधि के अंतर्गत अमीरों को अतीत में संधि का उल्लंघन करने की एवज में अपने महत्वपूर्ण प्रांतों को अंग्रेज़ों को सौंपने, सिंधु नदी में चलने वाले कंपनी के स्टीमर्स को ईंधन आपूर्ति करने और सिक्के छापने बंद करने की शर्तें आरोपित की गईं। दोस्तों, इससे आगे उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेज़ों ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया और जब अमीरों ने विद्रोह कर दिया तो उनके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया गया और पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को बंदी बना लिया गया और सिंध से निर्वासित कर दिया गया और 1843 में गवर्नर जनरल एलनबर्ग के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। अब देखिए दोस्तों, सिंध विजय की जो है आलोचना की जाती है इतिहासकारों द्वारा, क्योंकि सामान्यतः इतिहासकार अंग्रेज़ों द्वारा सिंध विजय की कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की स्थितियों एवं कारणों को जानबूझकर तैयार किया गया। भारत में अंग्रेज़ों की विजय के प्रकरणों की भांति अफगान युद्ध भी बाहुबल एवं धमकी भरी चालों तथा धोखों की कहानी है। हालांकि प्रथम अफगान युद्ध के उदाहरण के तौर पर अंग्रेज निरंतर सम्मान की हानि समेत अफगानों से बुरी तरह भयभीत एवं पीड़ित थे। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ जो है पंजाब विजय को भी फिर अंग्रेज बढ़ते हैं और सिख के अधीन पंजाब का
एकीकरण होता है, पहले उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद फैजलपुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव डाली और खालसा दल तथा अन्य सिख सरदारों के एकीकृत हो जाने के कारण पंजाब में सिखों की स्थिति मजबूत हुई और उनके प्रयासों से मुगल शासन समाप्त प्राय हो गया था। आगे देखिए कि इसके बाद सिखों ने 1773 के अंत तक पंजाब के समस्त मैदानी भाग एवं पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम में अटक तथा उत्तर में पहाड़ी भाग से लेकर दक्षिण में मुल्तान तक अपना साम्राज्य विस्तार किया और इस प्रकार सिखों को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना में सफलता मिली, परंतु उनमें शासकीय इकाई का अभाव था और वे 12 मिसलों में बटे हुए थे। आगे देखिए दोस्तों, पढ़ेंगे सूकर चकिया मिस्ल और रणजीत सिंह। तो सूकर चकिया मिस्ल के प्रमुख रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता से संपूर्ण सिख मिसलों को मिलाकर एक संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया और रणजीत सिंह के समय में 12 सिख मिसलें थी, जिसमें पहला था, मतलब 12 को 12 पढ़ते हैं हम लोग, अहलूवालिया, भांगी, डलवालिया, फैजलपुरिया, कन्हैया, करोड़ा सिंधिया, नकाई, निहांग, निशानवाला, फुलकिया, रामगढ़िया और सूकर चकिया। ये 12 मिसलें थी और इसमें से रणजीत सिंह जो है सूकर चकिया मिसल के थे। देखिए, रणजीत सिंह सूकर चकिया मिसल के थे और रणजीत सिंह ने न केवल स्थानीय क्षेत्रों को जीतने की चेष्टा की अपितु डोगरों, नेपालियों एवं अफगानों के साथ भी संबंध स्थापित किए। 1799 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दिया और 1805 तक रणजीत सिंह ने अमृतसर एवं जम्मू पर भी अधिकार कर लिया था। और इस प्रकार अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो है विस्तृत जानकारी में इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और यहाँ से एक अलग टॉपिक शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, इससे कि थोड़ा सा सपोर्ट मिले और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।